किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के अंक में। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। विमुद्रीकरण का रबी की बुआई पर कोई असर नहीं, पिछले वर्ष की तुलना में अच्छी वृद्धि। देश के विकास की रीढ़ है किसान। मुजफ्फरनगर जिले की चीनी मिलों ने किसानों से 266 करोड़ रुपए की गन्ना खरीद की। अब समाचार विस्तार से। वर्तमान समय तक कुल रबी फसल की बुआई की स्थिति पिछले साल के 382,84,000 हेक्टेयर के मुकाबले 415,53,000 हेक्टेयर है, जो 32,70,000 हेक्टेयर अधिक है। दो बड़े राज्यों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी रबी की बुआई के रकबे में अच्छी वृद्धि हुई है। कृषि मंत्री के अनुसार विमुद्रीकरण का रबी की बुआई पर कोई असर नहीं पड़ा है और 2 दिसंबर तक के आंकड़ों के अनुसार रबी की बुआई रकबे में पिछले वर्ष की तुलना में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि गेहूं फसल की बुआई की स्थिति पिछले साल के 152,56,000 हेक्टेयर के मुकाबले 173,93,000 हेक्टेयर है, जो कि 21,37,000 हेक्टेयर अधिक है। दलहन 99,83,000 हेक्टेयर के मुकाबले 112,95,000 हेक्टेयर, तिलहन 64,21,000 हेक्टेयर के मुकाबले 70,70,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई हुई है। गेहूं, दलहन और तिलहन रबी की मुख्य फसलें हैं और तीनों की बुआई के रकबे में वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने किसानों को देश के विकास की रीढ़ बताया है और कहा है कि किसानों एवं कृषि के विकास के बिना देश तरक्की नहीं कर सकता। यह बात कृषि मंत्री ने पूसा स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित किसान मेले के उद्घाटन अवसर पर कही। उन्होंने कहा कि देश में कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक के सहयोग से करीब 1,000 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय कृषि शिक्षा परियोजना जल्द शुरू की जाएगी। कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि शिक्षा परियोजना का खाका तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत पिछड़े राज्यों में कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने, कृषि विश्वविद्यालय का विकास और पाठ्यक्रम समेत अन्य कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि देश में करीब 103 रिसर्च सेंटर हैं। इसके अलावा देश के सभी कृषि विज्ञान केंद्रों में भी किसानों को नई तकनीकों की जानकारी देने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। केंद्र सरकार पशुपालन, मत्स्य और मधुमक्खी पालन जैसी कई योजनाओं के विकास के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं तैयार कर उन पर काम कर रही है। चालू गन्ना पेराई सत्र के दौरान मुजफ्फरनगर जिले की चीनी मिलों ने किसानों से 265 करोड़ 87 लाख रुपए की गन्ना खरीद की है। जिला गन्ना अधिकारी के अनुसार जिले की 5 चीनी मिलों टिकोला, खतौली, मोरना, मंसूरपुर और खेखरी ने पहले ही किसानों से 69 करोड़ 35 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। हालांकि जिला प्राधिकार के प्रयासों के बावजूद रोहना, भेसानी और तितावी चीनी मिलों ने अभी चालू सत्र में किसानों के बकायों को खत्म नहीं किया है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित जैविक कृषि सम्मेलन में विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा है कि शिक्षण संस्थाएं ज्ञान के जरिए गांव में व्याप्त समस्याओं का समाधान करने में मदद कर सकती हैं। 1,000 से अधिक महिला किसानों की मौजूदगी में वाराणसी में अपने गोद लिए 100 गांवों की किस्मत बदलने के लक्ष्य के साथ समर्थ ग्राम अभियान की शुरुआत की। इन गांवों में चिकित्सा, साक्षरता, जल संरक्षण एवं प्रबंधन सहित तमाम बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु सहयोग की शुरुआत की गई है। सम्मेलन में कुलपति ने कहा कि रासायनिक उर्वरकों का दुष्प्रभाव जीवों पर पड़ने लगा है। केवल जैविक खेती ही विकल्प है, जिसके जरिए उत्पादन पर पड़ने वाले भारी भरकम खर्च से बचा जा सकता है। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को रासायनिक उर्वरक के ज्यादा इस्तेमाल से बचने की सलाह देते हुए कहा है कि खेती बाड़ी में जैविक खाद के समुचित इस्तेमाल से न सिर्फ जमीन की सेहत बरकरार रखी जा सकती है, बल्कि भरपूर उत्पादन भी संभव है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष ने मृदा परीक्षण दिवस के अवसर पर कहा कि सरकार किसानों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। किसानों को चाहिए कि वे कृषि विभाग से मृदा परीक्षण कराकर जमीन के स्वास्थ्य के अनुसार जैविक एवं रासायनिक खाद का प्रयोग करें और अधिक से अधिक उत्पादन लें। बिहार के औरंगाबाद जिले के उग्रवाद प्रभावित देव प्रखंड के गंजोए, बरहा, मरगाथान, ढाबी और ललित नगर गांवों में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की ओर से शुरू की गई किसान उत्पादक समूह योजना में किसानों की आर्थिक स्थिति एवं जीवन शैली में बदलाव आ रहा है। नाबार्ड की ओर से शुरू की गई इस योजना से किसान सुगंधित तेल के पौधों और दलहन तिलहन के बीज का उत्पादन कर प्रत्येक वर्ष प्रति एकड़ 50,000 रुपए से अधिक कमा रहे हैं। यहाँ किसान पामारोजा, नींबू घास, सिट्रोनोला, अरहर तथा सरसों के बीजों का उत्पादन कर रहे हैं। तो आइए अब रुख करते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों की ओर और जानते हैं कि अनाज व सब्जियों के औसत थोक बाजार भाव किस प्रकार रहे।
गेहूं का भाव लखनऊ मंडी में 1,875 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 1,970 रुपए, बरेली में 1,875 रुपए और रामपुर में 1,940 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चने की बात करते हैं तो लखनऊ में चना 9,750 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 10,850, बरेली में 9,575, रामपुर में 9,100 रुपए प्रति क्विंटल। चावल की बात करें, चावल लखनऊ मंडी में 2,175 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 2,550 रुपए, बरेली में 2,250 रुपए और रामपुर में 2,620 रुपए प्रति क्विंटल। मूंग लखनऊ मंडी में 7,900 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 7,700 रुपए प्रति क्विंटल, बरेली में 7,880 रुपए और रामपुर में 7,680 रुपए प्रति क्विंटल। मसूर की बात करें, लखनऊ में 6,700 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 6,550 रुपए, बरेली में 6,750 रुपए, रामपुर में 6,630 रुपए प्रति क्विंटल। सब्जियों की बात करें तो आलू लखनऊ में 600 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 600 रुपए, बरेली में 675 रुपए और रामपुर में 620 रुपए प्रति क्विंटल। प्याज लखनऊ मंडी में 900 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 1,250 रुपए, बरेली में 700 रुपए और रामपुर में 670 रुपए प्रति क्विंटल। टमाटर की बात करते हैं, लखनऊ में टमाटर 1,000 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 1,200 रुपए, बरेली में 1,035 रुपए और रामपुर में 875 रुपए प्रति क्विंटल। अदरक की बात करें, लखनऊ में 2,300 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 2,350 रुपए, बरेली में 2,870 रुपए और रामपुर में 2,270 रुपए प्रति क्विंटल। बैंगन लखनऊ में 900 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 700 रुपए, बरेली में 700 रुपए और रामपुर में 575 रुपए प्रति क्विंटल। तो किसान भाइयों, ये रहे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए अनुमति, नमस्कार। तो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया।
क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचार और मंडी भाव के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, ज्यादातर फसलें समय से बोई और समय से कटाई की जाती हैं, लेकिन कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो समय से बोई तो जाती हैं मगर कटाई करने का कोई निश्चित समय नहीं होता। आपकी वो फसल, आज हम जिस फसल की बात कर रहे हैं, वो 30 दिन बाद से कटाई उसकी शुरू हो जाती है और 365 दिन तक चलती रहती है, जिससे आपको आर्थिक किसी भी तरीके से कमी नहीं होती, क्योंकि आपका आर्थिक लाभ लगातार मिलना शुरू हो जाता है 30 दिन बाद से ही। और सबसे खास बात तो यह है कि इसमें लागत नाम मात्र की आती है। जी हाँ किसान भाइयों, आज हम बात कर रहे हैं पान की खेती की, और इसी विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच हैं भास्कर प्रसाद पांडे, प्रभारी जिला उद्यान कार्यालय श्रावस्ती से। भास्कर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। भास्कर जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि हमारे किसान भाई पान की खेती करना क्यों शुरू करें और क्यों करें? पान का प्रयोग आयुर्वेदिक दवाओं में भी होता है जी। बहुत बड़ा हिस्सा इसका आयुर्वेदिक दवाइयों में प्रयोग किया जाता है। खांसी का हो या अन्य कोई रोग हो, पान की दवाइयाँ बना करके इनका प्रयोग किया जाता है। अब इन पान की खेती को जब हम करेंगे तो उसके लिए हमें क्या क्या आवश्यकताएं पड़ती हैं जी। किस तरह की हम इसकी खेती करें ताकि हमको उसका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। ये पान की खेती जो हम आज बात कर रहे हैं, कर सकते हैं अभी? क्या समय है इसका सही? देखिए, पान की खेती का जो शुरुआत करने का सही समय है वो फरवरी और मार्च का महीना है। फरवरी मार्च के महीने में जब तापक्रम थोड़ा सा बढ़ता है, उसी समय पान की खेती की शुरुआत की जाती है जी। अब पान की खेती करें कैसे? हमको किस तरह की भूमि का चयन करना है, किस तरह से जो पान की बेल का हम चयन करते हैं उनको किस तरह से चयन करके उनको रोपित कैसे करें, बुआई के पहले क्या क्या तैयारियां हमको करनी है, इस पर किसानों को थोड़ा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, पान की खेती के लिए यह आवश्यक है कि हमारे यहाँ जो पान खेती होती है, पानी वहाँ पर एकत्र नहीं होना चाहिए। अब अगर ऊबड़ खाबड़ जमीन है जहाँ पर पानी अपने आप गिरने के बाद अपने आप नीचे पहुँच जाता है, उस तरह की ज़मीन बहुत उपयुक्त होती है। उसमें जब हम पान की खेती करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि पान एक ऐसी फसल है जिसमें पानी की बहुत आवश्यकता पड़ती है, पानी की बहुत आवश्यकता पड़ती भी है और पानी इसके लिए नुकसानदेह भी है। अगर पानी रुक गया तो पान की फसल आपकी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए हमको ऐसी भूमि का चुनाव करना चाहिए जहां पानी एकत्र न हो। अब हमको भूमि के साथ साथ उसकी तैयारी कैसी करनी चाहिए, उस पर हम किसान भाइयों को बताना चाहते हैं कि गहरी जुताई करके उसको लाइन बना लेते हैं। 1500 वर्ग मीटर में लंबी लाइन बना करके उसमें एक बोर्डो मिश्रण होता है, आपको बताएं, उसमें तूतिया, जिसको नीला थोथा बोलते हैं, चूना 250 ग्राम तूतिया और 250 ग्राम बुझा हुआ चूना जी। इसको बारीक पीस करके एक बर्तन में एकत्र कर लेते हैं। उसको 100 लीटर पानी की मात्रा के साथ मिला करके जब हम बोर्डो मिश्रण तैयार करते हैं तो जहां हमने भूमि की तैयारी शुरू की है वहां पर इसका छिड़काव करते हैं। छिड़काव करने से ये होता है कि जमीन में जो पहले से हमारे कीटाणु हैं या जो पान की बेल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटाणु हैं, वहां पर इसके छिड़काव करने से वो पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं। जब हमारे इस तरह से छिड़काव करने के उपरांत अब हमारा नंबर आता है कि जो हम उसमें रोपण करते हैं सामग्री, यही जो पान की बेल होती है, जहाँ से हम पान की पत्ती लेते हैं, यही पान की बेल जो होती है, यही इसका पौधा, इसी को हम रोपित करते हैं। अब हमको उसमें से बेल में कौन से हिस्से को हमको चुनाव करके रोपण करना है, यह किसान भाइयों के लिए जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि नीचे का हिस्सा जब बढ़ता जाता है
तो नीचे के हिस्से के पान की पत्ती को हम तोड़ते भी जाते हैं, वो हमारी आर्थिक दृष्टिकोण से बाजार में ले जाते हैं, उसको हम बेचते हैं, तो वो समाप्त होता जाता है। ऊपर का हिस्सा उसका मतलब जो है वो कोमल होता है, अगर उसको हम रोपण कर देंगे तो वो रोपण के योग्य नहीं रहेगा, वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए ऊपर का हिस्सा छोड़ करके और नीचे का हिस्सा छोड़ करके बीच वाले हिस्से में जहाँ पर 3-4 पत्तियाँ पूर्णतया से मतलब जो है पूर्ण हो गई हों, वही हिस्सा लेकर के उसको कटिंग करके रोपण के लिए उसका चुनाव करना चाहिए। जो पान की खेती करने जा रहे हैं तो वो कहाँ से ये पत्ती ले सकते हैं? देखिए, यदि किसान पहली बार पान की खेती कर रहा है तो उसको तो जो पान की खेती कर रहे हैं उनसे संपर्क करके क्रय करना पड़ेगा। यदि किसान पहले से ही पान की खेती करते चले आ रहे हैं तो उनको यह जानकारी है। जो उनकी पान की बेल होती है उसका जो बीच वाला हिस्सा होता है, आपने बड़ा सही प्रश्न किया कि कितना होना चाहिए, उसमें कम से कम 4-5 पत्तियों का जो उनका बेल होता है उसकी कटिंग कर लें, और वही रोपण के लिए सबसे उपयुक्त मतलब जो है सामग्री है। एक चीज़ और आपको बता दें कि रोपण के पूर्व उसमें भी मतलब जो है बीमारी लगने के बहुत बड़े चांसेस जाते हैं, क्योंकि जब हम काटते हैं तो उसमें जीवाणु जनित रोग लग जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, प्लास्टिक के बर्तन में स्टेप्टोसाइक्लिन की 1 6 ग्राम की एक पुड़िया आती है, उसको 20 लीटर पानी में डाल करके, और जिस रोपण सामग्री का हमने चयन किया है 4-5 पत्तियों वाली बेल का, उसमें 15 से 20 मिनट तक के लिए उसको उसमें डुबो कर रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो भी उसमें मतलब जो है जीवाणु या इस तरह के फंगस लगे हुए हैं वो रोग मुक्त हो जाते हैं। उसको जब हम वहाँ रोपण करते हैं तो वो पूर्णतः मतलब जो है रोग मुक्त होते हैं। अब रोपण करने के पश्चात हमारा जो किसान को बताने का हमारा उद्देश्य है वो है कि रोपण के पश्चात घास से या पुआल से उस बेल की पत्ती को जो है पूर्णतः ढक देना चाहिए जी। उससे क्या होता है कि क्योंकि जब गर्मी धीरे धीरे शुरू होती है तो जब सीधे गर्मी पड़ेगी तो उसको मरने के या कुम्हलाने के चांसेज रहते हैं। इसलिए अगर हम उसको मतलब जो है पुआल से या से घास से ढके रहते हैं तो उसकी रक्षा करती है। कहीं ना कहीं पुआल रक्षा करता है, जमीन में लग जाता है। तो इसकी बढ़वार के लिए क्या उर्वरक प्रबंधन कैसे कर सकते हैं? जमीन में क्या क्या मिला होना चाहिए जिससे इसकी बढ़वार अच्छी हो? देखिए, इसके लिए जो नीम की खली है, सरसों की खली है, अलसी की खली है, ये बहुत लाभदायक होता है जी। अगर इनका प्रयोग अवश्य किसान भाई जानते हैं और करते भी हैं। इनके प्रयोग से होता क्या है कि जो जड़ें जमीन में होती हैं वो बड़ी जल्दी विकसित हो जाती है, और पान का पत्ता जो उससे निकलता है नया, जो उसमें अंकुरण के समय नए पत्ते निकलते हैं, वो बहुत चमकदार, और उसको जब बाजार में ले जाते हैं तो उसका उनको अधिक मूल्य मिलता है। इसलिए विभिन्न प्रकार की खलियों का अगर हम प्रयोग करते हैं तो हमको उसका बड़ा लाभ मिलता है जी। और खलियों के प्रयोग से जो है पौधे की बढ़वार अच्छी कर सकते हैं। क्या इसमें कोई खरपतवार भी निकलते हैं क्या? हाँ, खरपतवार निकलते हैं, और खरपतवार के लिए हमने एक चीज़ बताया, रोपण के समय इसकी जो पौधे से पौधे की दूरी होनी चाहिए वो कम से कम 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और लाइन से लाइन की जो दूरी होनी चाहिए वो कम से कम 1 मीटर होनी चाहिए। उसमें क्या होता है कि गर्मियों के समय में जब इसकी सिंचाई हम करते हैं तो हमको बगल में जगह मिलती है सिंचाई करने के लिए, और जब हम सिंचाई करते हैं, जब नमी रहेगी हमारी ज़मीन में तो खरपतवार निकलेंगे ही। तो खरपतवार मतलब जो है पहले तो हमारे घास से ढके रहते हैं, तो धीरे धीरे से मतलब जो है जो उसका अंकुरण होता है हम उसको मतलब जो है बेल चढ़ाते जाते हैं, और उसको मतलब घास के नीचे से उसके जो खरपतवार होते हैं आहिस्ता आहिस्ता, ताकि मतलब हमारी जो नई बेल लगी हुई है उसको नुकसान न पहुँचे, खरपतवार निकालते भी रहते हैं। खरपतवार निकालते रहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि इसकी कटाई कब से शुरू कर देते हैं, पत्तों की कटाई? अमित जी, यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि और फसलों में क्या होता है कि जब आप किसी फसल की बुआई करते हैं तो उनके पकने का एक निश्चित समय होता है। पान में ऐसा नहीं है। पान की आप जिस दिन बुआई करते हैं तो जो उसमें 4-5 पत्ते लगे रहते हैं जिनकी हम बुआई करते हैं, लगभग 1 महीने के बाद जिस बेल को हमने रोपण किया है और उसमें जो पत्ते लगे हुए हैं, किसान भाई उनको पेड़ी का पान कहते हैं, उनकी बाजार में बहुत आवश्यकता पड़ती है और बहुत महंगे मूल्य पर वो बिकते हैं। 1 महीने के बाद वो बाजार में उसको अगर लेकर जाकर बेचते हैं तो उनको उसका अच्छा पैसा मिलता है।
ये तो हो गया जो हमने रोपण किया है उसमें से जो पत्ते निकले हैं। उसके बाद लगभग 1.5-2 महीने के पश्चात जब हमारी बेल आगे बढ़ जाती है और नीचे से पत्ते आने शुरू हो जाते हैं, तो जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे पत्तों को तोड़ करके जो है हम उसको मतलब सजा करके बाजार में ले जाते हैं और हमको मतलब जो है 1 महीने के पश्चात लगातार साल भर इससे कुछ न कुछ आमदनी होती रहती है। जी बिल्कुल, आप भास्कर जी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी पान के बारे में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खेती की जानकारी के बाद प्रस्तुत है मौसम समाचार। पिछले दिनों प्रदेश का अधिकतम तापमान 21 से 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस कम था। न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया, जो कि सामान्य था। इस बीच प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में 13 से 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलती रहीं। प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में तेज कोहरे का प्रकोप जारी है। घने कोहरे, कड़ाके की ठंड और ओस से आम जनजीवन का भी प्रभावित रहा। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक के अनुसार पहाड़ों पर पिछले कई दिनों से हिमपात होने के कारण सर्द हवाएं चलने से प्रदेश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 24 घंटे में ठंड का प्रकोप और बढ़ने के आसार हैं। इस अवधि में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट हो सकती है। इससे कड़ाके की ठंड बढ़ने के साथ कई स्थानों पर घना कोहरा गिरने का अनुमान है। तो किसान भाइयों, ये थे मौसम समाचार। कुछ और नई जानकारियों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।